हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी क्लास का टॉपिक जो है वो है प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे। हमने प्रथम विश्व युद्ध के कारणों को पढ़ा, इसके साथ साथ वर्साया की संधि के बारे में आपको बताया गया और उसके बाद जो है आज हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के विश्व पर क्या परिणाम पड़े थे। तो आप सबको पता है कि प्रथम विश्व युद्ध जो है वो 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था और 11 नवंबर 1918 को ये समाप्त हुआ था। दो प्रमुख गुटों के मध्य जो था ये युद्ध लड़ा गया था, यानी कि मित्र राष्ट्र और दूसरी था धुरी राष्ट्र, यानी कि सेंट्रल पावर और जो था अलायंस जो थे उनके मध्य जो था ट्रिपल अलायंस के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। तो ट्रिपल अलायंस की जब हम बात करते हैं तो उसमें रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, सर्बिया, बेल्जियम जो है वो आते हैं। और जब हम सेंट्रल पावर की यानी कि ध्रुवीय राष्ट्रों की बात करते हैं तो उसके अंदर जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, तुर्की और बुल्गारिया के इलाके आते हैं। शुरुआत इनसे हुई थी। इटली जो था शुरू में जो था आपको बताया गया कि इटली जो है शुरू में आपका सेंट्रल पावर्स के साथ था, लेकिन बाद में इसने अपना दल जो था वो बदल लिया था और ये ट्रिपल अलायंस यानी कि मित्र राष्ट्रों के साथ जो है वो सम्मिलित हो गया था। तो और इस युद्ध के अंदर धीरे धीरे जो था वो अन्य देश जो थे विश्व के वो भी सम्मिलित होते चले गए, यानी कि इन जो शक्तिशाली जो देश थे उन्होंने अपने जो उपनिवेश थे उन उपनिवेशों को भी इस युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित कर लिया था। तो कह सकते हैं कि इस विश्व युद्ध में जो था अमेरिका जो था वो भी बाद में इसमें सम्मिलित हो गया था। और ये युद्ध जो है लगभग 4 वर्ष तक चला और इस युद्ध के अंदर शुरू के 2 साल जब हम बात करते हैं, यानी कि जुलाई 1914 में ये शुरू हुआ था, 28 जुलाई 1914 को शुरू हुआ था। तो 14, 15 और 16 का जो पूर्वार्ध आता है तब तक तो जर्मनी जो है यानी कि सेंट्रल पावर जो है वो इस विश्व युद्ध के अंदर अपना प्रभाव दिखाई हुई थी। लेकिन बाद में के जो समय था यानी कि 1916 के बाद का 1917 और 1918 यानी कि जब ये युद्ध खत्म हुआ तो उस समय जो था ट्रिपल अलायंस यानी कि मित्र राष्ट्र जो थे उन्होंने अपना प्रभाव यानी कि अपनी बढ़त बना ली थी और सेंट्रल पावर्स को उन्होंने हराना शुरू कर दिया था हर एक मोर्चे पर। और उसके चलते जो था आपने को बताया मैंने कि वर्साया की संधि हुई थी, शांति सम्मेलन हुआ। उसके वुड्रो विल्सन के द्वारा 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए और उन कार्यक्रमों को देखते हुए यानी कि उन पॉइंट्स को देखते हुए जर्मनी ने युद्ध विराम संधि पर अपने हस्ताक्षर कर दिए थे और जर्मनी का जो शासक था विलियम केसर जो था वो अपना उसने गद्दी छोड़कर वो हॉलैंड जो था वो चला गया था। उसके बाद जो था वर्साया की संधि की गई, जर्मनी को इसका प्रथम विश्व युद्ध का जिम्मेदार ठहराया गया और इस वर्साया की संधि के अंदर जो है आप देखेंगे कि जो सेंट्रल पावर के जो देश थे उसमें उनको बहुत ज़्यादा शोषित किया गया। सबसे ज़्यादा जो था वो जर्मनी को शोषित किया गया और कहते हैं कि ये वर्साया की संधि पर जब हस्ताक्षर किए गए उसी दिन से जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बीज जो था वो बो दिया गया था। तो ये प्रथम विश्व युद्ध जो था उसमें विश्व के बहुत से देश थे, बहुत सारी जन धन की हानि हुई थी। तो हम इसके परिणामों का आज संक्षिप्त में इसको पढ़ेंगे कि किस तरह से क्या परिणाम हुए प्रथम विश्व युद्ध के। तो सबसे पहला पॉइंट आपका आता है जन और धन की भारी हानि। तो ये देश जो है वो सिर्फ यूरोप की भूमि पर ही नहीं लड़ा गया था बल्कि एशिया और अफ्रीका के और अमेरिका के महाद्वीपों पर भी भूमि पर भी ये युद्ध लड़ा गया था। बड़े पैमाने और लंबे समय तक ये युद्ध चला था और इसमें लाखों सैनिक और बहुत से आप कह सकते हैं कि लाखों सैनिक और लाखों ही निरपराध जो आम जनता थी वो इस युद्ध में मारी गई थी। राष्ट्रों का करोड़ों रुपया जो था इसमें खर्च हुआ था, यानी कि जन और धन की जितनी हानि इस युद्ध में हुई थी इससे पहले भी युद्ध होते रहे हैं, ये नहीं है कि इससे पहले युद्ध नहीं हुए, वही युद्ध होते रहे हैं, लेकिन इतना विशाल इतना आप कह सकते हैं कि भयंकर युद्ध जो है वो इससे पहले नहीं हुआ था। तो सबसे ज्यादा नुकसान जो है इस युद्ध में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद राजतंत्र प्रणालियों को आघात लगा था। इस युद्ध से पूर्व यूरोप के अन्य अनेक राज्यों में राजतंत्र व्यवस्था जो थी वो प्रचलित थी। जर्मनी की अगर हम बात करें, ऑस्ट्रिया की बात करें, रूस, तुर्की
ये जो प्रमुख देश थे, यहाँ पर राजतंत्र था। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद यहाँ पर राजवंशों का पतन हो गया और गणतंत्र की स्थापना यहाँ पर स्थापित हो गई थी। जर्मनी की आप बात करें तो वाइमर गणराज्य की यहाँ पर स्थापना हो गई थी। उसके बाद लोकतंत्र का उत्थान आप कह सकते हैं। महायुद्ध के पूर्व यूरोप के अनेक देशों में निरंकुश शासन का प्रभाव था, परंतु इसके बाद जो है राज्यों ने लोकतंत्र व्यवस्था को अपनाया। अनेक देशों ने में जनता के संविधानों का निर्माण हुआ और लोगों द्वारा निर्वाचित संस्थाएं जो थी उनको शासन करने का अधिकार मिला था। और इससे आप कह सकते हैं कि इसको अगर देखें तो इसमें तानाशाही व्यवस्था का भी उदय हुआ। जर्मनी की अगर हम बात करें, इटली की अगर हम बात करें तो शुरू में तो गणतंत्रात्मक व्यवस्था वहां पर लागू हुई थी, वाइमर गणराज्य जो था लागू हुआ था जर्मनी में। लेकिन उसके बाद जो था यहाँ पर तानाशाही व्यवस्था जो है यानी कि निरंकुश शासन व्यवस्था जो है वो यहाँ पर स्थापित हो गई थी हिटलर के नेतृत्व में, यानी कि हिटलर के नाजी दल के नेतृत्व में जो था इसमें जर्मनी में तानाशाही शासन लागू हो गया था। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें तो हिटलर के नेतृत्व में सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो जर्मनी ने लड़ा था। उसके बाद रूस में साम्यवादी क्रांति की आप कह सकते हैं कि रूस में जार के स्वेच्छाकारी शासन के विरुद्ध लोगों ने जो था वॉल्शेविक दल था उसके नेतृत्व में साम्यवादी क्रांति जो थी वो शुरू की गई और रूस के अंदर समाजवादी गणतंत्र की स्थापना की गई। इस क्रांति ने विश्व के सभी देशों को प्रभावित किया, यानी कि साम्यवादी विचारधारा का प्रचार और प्रसार जो था इस क्रांति के बाद बढ़ गया था। इसके साथ साथ नवीन राज्यों की स्थापना आप इसमें डाल सकते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में के बहुत से देश जो थे वो उनका स्वतंत्र हो गए थे, यानी कि छोटे छोटे जो देश थे उनको मित्र राष्ट्रों ने प्रथम विश्व युद्ध के जीतने के बाद जो था उनको स्वतंत्र घोषित कर दिया था, इनके स्वतंत्र बना दिया था। अगर हम बात करें तो यूरोप का के अंदर युगोस्लाविया आता है, चेकोस्लाविया आता है, पोलैंड है, लेटविया है, ऐसे बहुत से छोटे छोटे देश थे जिनको स्वतंत्र जो था यानी कि ये नवीन राज्य जो थे वो इनको बनाया गया था, स्थापित हो गए थे। इसके साथ राष्ट्रवाद का प्रचार और प्रसार, राष्ट्रवाद का प्रचार जो था वो प्रथम विश्व युद्ध से पहले भी की अगर हम बात करें तब भी था। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ वो राष्ट्रीयवादी विचारधारा का ही प्रभाव आपको देखने को मिलता है उसके अंदर, लेकिन अब जो था और ज्यादा इसका प्रभाव जो था प्रसार जो था वो बढ़ गया था, यानी कि संपूर्ण विश्व जो था वो राष्ट्रवादी सिद्धांत पर उसने कार्य करना शुरू कर दिया था। और इसके चलते जो था आयरलैंड ने अपने स्वतंत्रता का जो संघर्ष था उसको बढ़ा दिया था और 1921 ईस्वी में आयरलैंड जो था वो स्वतंत्र हो गया था, यानी कि पूर्ण स्वतंत्रता उसने प्राप्त कर ली थी। किसके उसकी वजह से? राष्ट्रवाद के सिद्धांत को अपनाकर, राष्ट्रवादी भावना की वजह से। उसके बाद तुर्की में मुस्तफा कमाल पाशा के नेतृत्व में शक्तिशाली तुर्की राज्य की स्थापना हुई। मिस्र में राष्ट्रवादी आंदोलनों ने इतना जोर पकड़ा कि 1922 ईस्वी में इंग्लैंड को मिस्र जो है वो छोड़ना पड़ा था। तो इस तरह से और जो था बहुत से देशों ने इनसे प्रेरणा ली, ठीक है, जिसमें भारत की अगर हम बात करें तो इन देशों में जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उससे प्रेरित होकर भारत के अंदर जो थे वो भी राष्ट्रीय आंदोलनों ने बहुत ज्यादा जोर पकड़ लिया था। 1919 में आंदोलन है, सहयोग आंदोलन चलाया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया। तो ये सब राष्ट्रवादी उसका जो था उसका प्रभाव था। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें जर्मनी की, तो जर्मनी के अंदर भी और इटली के अंदर भी इस युद्ध के बाद के जो परिणामों को जब हम देखते हैं तो यहाँ पर अति उग्र राष्ट्रवादी विचारधारा जो थी यहाँ पर हो गई थी, क्योंकि जर्मनी का बच्चा जो है या इटली का के जो लोग थे, जर्मनी का हम ज्यादा इसमें जिक्र करते हैं तो जर्मनी का बच्चा युवा है, बड़ा बूढ़ा है, स्त्री है, बच्चा सब जो थे उनके अंदर अति उग्र राष्ट्रीय भावना जो जागृत हो गई थी और उसका फायदा जो था वो हिटलर ने उठाया था और नाजी पार्टी का उसने गठन किया था। उसके बाद आ जाता है शक्ति संतुलन की समाप्ति। इस युद्ध से पहले यूरोप में शक्ति संतुलन जो था वो समाप्त हो गया था। रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया अब प्रमुख शक्तियां नहीं रही थी। धीरे धीरे साम्यवादी रूप ने पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध अपनी शक्ति को
बढ़ाया था। यानी कि रूस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया जो है ये इनका प्रभाव कम हो गया था और किसका बढ़ गया था? इंग्लैंड का, फ्रांस का, अमेरिका का इनका प्रभाव पड़ना शुरू हो गया था। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो था इस युद्ध में अमेरिका को हुआ। कैसे? क्यों? क्योंकि अमेरिका ने धरातल पर युद्ध नहीं लड़ा था। उसने जो था वो मित्र राष्ट्रों के उसमें साथ था, लेकिन उसने युद्ध जो था वो नहीं लड़ा था और उसने जो था युद्ध आप कहेंगे कह सकते हैं कि उसने आर्थिक युद्ध लड़ा था। आर्थिक युद्ध मीन्स जितने भी देश थे जो इस युद्ध में सम्मिलित थे, प्रथम विश्व युद्ध में सम्मिलित थे, उन देशों को हथियार जो थे वो प्रोवाइड करवाए गए थे। ऋण जो था वो अमेरिका से ये देश जो है वो ले रहे थे और अमेरिका जो था जब हथियार प्रोवाइड करा रहा था तो उसके बदले जो था डॉलर उसके पास आ रहे थे। तो सीधे अगर वो इस युद्ध में धरती पर अगर अपनी सेना भेजकर युद्ध लड़ता तो शायद उसको इतना फायदा नहीं होता जितना फायदा उसने हथियारों की सप्लाई करके और अपना जो था ब्याज पर पैसा देकर जितना उसने अपनी अर्थव्यवस्था को जितना मजबूत किया कि आप देखेंगे कि आगे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो है अमेरिका सबसे शक्तिशाली, आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश बन गया था। यानी कि इस प्रकार यूरोप शक्तियां दुर्बल हुई युद्ध के कारण, लेकिन अमेरिका महान आर्थिक शक्ति के रूप में उभरा और धीरे धीरे विश्व में अपना राजनीतिक प्रभाव जो था उसने कायम किया था। इसके बाद राष्ट्रीय संघ की स्थापना आप कह सकते हैं कि इस युद्ध का, प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम जो है वो क्या निकला कि राष्ट्रीय संघ की स्थापना की जरूरत जो है वो महसूस की जाने लगी कि आगे इन फ्यूचर जो है वो इतना विनाशकारी युद्ध जो है वो दोबारा से ना हो, यानी कि ऐसे युद्ध की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। इसके लिए जो है हमें एक ऐसे संघ की स्थापना करनी है जो मध्यस्थ का काम करे गुटों के मध्य या देशों के मध्य, आपस में देशों के मध्य। तो इस का जो था 1919 ईस्वी में राष्ट्रीय संघ की जो है वो स्थापना की गई। इसका उद्देश्य विश्व में छोटे तथा बड़े देशों की स्वतंत्रता तथा क्षेत्रीय अखंडता की सुरक्षा के साथ साथ शांति स्थापना करना है। अनेक दोषों के बावजूद मानव जाति के कल्याण की दिशा में उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम इसको माना जाता है। वो अलग बात रही कि द्वितीय विश्व युद्ध हो गया, इसके बाद जो था इतनी प्रभावी राष्ट्रीय संघ जो है वो नहीं बन पाया था, लेकिन फिर भी जो था आप कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में इस संघ का स्थान जो था वो महत्वपूर्ण हो गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्थापना की गई, लेकिन ये इतना प्रभावी नहीं हुआ, इसलिए इसको असफल कहा जा सकता है कि राष्ट्रीय संघ की असफलता जो थी उसने की वजह से जो था सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। उसके बाद आ जाता है, आप एक पॉइंट और दे सकते हैं, किसानों की स्थिति में परिवर्तन आप इसमें कह सकते हैं कि इस युद्ध के परिणाम स्वरूप अनाजों का मूल्य बढ़ गया, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ। फ्रांस में किसानों की स्थिति विशेष रूप से सुधरी थी। दूसरी ओर रूस की बात करें तो रूस के अंदर भी किसानों की स्थिति सुधरी, ठीक है। इसके साथ साथ साम्यवादी क्रांति की वजह से किसान जो थे वो जमीन के मालिक बन गए थे, यानी कि सामंती व्यवस्था जो है वो जमींदारी व्यवस्था जो है वो समाप्त हो गई थी। इसके साथ साथ पोलैंड, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया के जो किसान थे उनको भी काफी फायदा जो था इस युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। अगर भारत की बात करें तो भारत में ऐसी कोई फायदा जो था वो किसानों का नहीं हुआ था, क्योंकि इंग्लैंड जो था यहाँ पर लगातार शोषणकारी नीति को अपना रहा था। इसके साथ साथ मजदूरों की स्थिति का सुधार कह सकते हैं कि मजदूरों की स्थिति का में सुधार कैसे हुआ। राष्ट्रीय संघ ने अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन की स्थापना की, जो राष्ट्रीय संघ बनाया गया था, ताकि क्योंकि जितनी भी क्रांतियां हुई, चाहे वो फ्रांस की क्रांति, चाहे अमेरिका में क्रांति हुई, वो सभी के सभी जो है रूस में जो क्रांति हुई वो किसका परिणाम थी, यानी कि जो लेबर वर्ग था, ठीक है, जो मजदूर वर्ग था उनके द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रीय संघ ने ऐसे जो था चीजों को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना की, जिसका प्रमुख उद्देश्य दुनिया भर के मजदूरों की स्थिति को सुधारना है। कोई देश की सरकारों ने भी मजदूरों के हितों में कानून बनाए, जिससे मजदूरों की स्थिति में सुधार लाया गया, ताकि जो अराजकता है या अव्यवस्था है वो देशों में ना फैले।
ठीक है, क्योंकि जब अराजकता और अव्यवस्था किसी भी देश में नहीं होगी तो शांति से सब कार्य होंगे, और जब शांति होगी तो आपस में जो है एक दूसरे के हम हितों का नुकसान नहीं करेंगे। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि शांति स्थापित करने के लिए, विश्व शांति स्थापित करने में जो था राष्ट्रीय संघ का ये महत्वपूर्ण योगदान इसको माना जाता है, जिसकी वजह से मजदूरों की स्थिति जो है उसमें काफी सुधार आया था। तो ये थे आपके प्रथम महायुद्ध जो विश्व युद्ध हुआ उसके परिणाम। तो ये आज हमारा टॉपिक था कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या निकले। तो आज का टॉपिक बस इतना ही। आई होप आपको अच्छे से इस टॉपिक को समझ में आपने आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।